इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सेक्टर 14 और सुभाष नगर में देखते ही देखते खड़े हो गए अवैध फूड कोर्ट। न व्यावसायिक परमिशन, न फूड लाइसेंस, न ही फायर सेफ्टी सिस्टम, नतमस्तक यूआईटी और निगम। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आना होगा आगे। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है सर्वे करने गए शिक्षकों का विरोध। गुलाबबाग की आग बेकाबू होने के पीछे फायर ब्रिगेड कर्मियों की आपाधापी। अंदर की बावड़ियों से ही ले सकती थी पानी। उप महापौर के जाने के बाद निकला रास्ता। और उदयपुर के तिरुपति कंपनी में मायानगरी मुंबई के लोगों के साथ की लाखों की ठगी। लोन दिलाने की एवज में ऐंठते थे पैसे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रसूखदारों के आगे नतमस्तक हुई यूआईटी और निगम की। क्या आपको पता है, अब उदयपुर में कोई भी व्यवसाय करने के लिए न तो किसी विभाग की एनओसी की जरूरत है और न ही कोई स्वीकृति पत्र की आवश्यकता। बस आपका रसूख बड़ा होना चाहिए। अगर आप ऊंची पहचान नहीं रखते हैं तो नगर निगम या यूआईटी के अधिकारी आपसे समस्त दस्तावेज मांग सकते हैं। लेकिन आप रसूखदार हैं तो बेधड़क शहर में कोई भी व्यापार किसी भी जमीन पर कर सकते हैं। उदयपुर में बहुत से स्थानों पर रसूखदारों ने इसे एक नया व्यवसाय बनाते हुए अपने निजी भूखंड पर फूड कोर्ट चलाने शुरू कर दिए हैं। इसमें पैसा भी बहुत है और लागत बिल्कुल न के बराबर। चलिए, क्या है पूरा मामला, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। शहर के सेक्टर 14 सीए सर्कल पर सामुदायिक भवन के पास एक निजी भूखंड में लंबे समय से एक फूड कोर्ट संचालित हो रहा है, जहां करीब 13 केबिन चाइनीज फूड वालों के लगे हुए हैं और शाम होते ही यहां कोरोना से भयमुक्त लोग चटकारे लगाने पहुंच जाते हैं। रोजाना शाम होते ही यहां इतनी भीड़ पड़ती है कि क्षेत्रवासी भी खासे परेशान हैं। सामुदायिक भवन के पास राजकुमार अग्रवाल के निजी भूखंड में 13 कैबिनों वाला एक फूड कोर्ट संचालित है। खास बात तो यह है कि न तो इनके पास भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधि करने की कोई स्वीकृति है और न ही केबिन संचालकों के पास कोई फूड लाइसेंस। आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ कोई फायर सेफ्टी डिवाइस भी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में जब हमने एक केबिन संचालक से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है और फिलहाल न तो लाइसेंस है और न ही फायर सेफ्टी की डिवाइस लगी हुई है। सेक्टर 14 के चौराहे पर खुलेआम नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से ये बाजार रोजाना संचालित होता है। आप ही का स्टॉल है भैया? फूड लाइसेंस है अपने पास? फूड लाइसेंस है? फूड लाइसेंस अप्लाई कर दिया। निगम से मिला थोड़ी है? फायर सेफ्टी का लगा रखा कुछ? फायर सेफ्टी यहाँ तो भी कुछ लगा नहीं रहा। तो देखा आपने, कैबिन संचालक ने ही साफ किया कि उन्होंने सिर्फ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी तक कोई स्वीकृति नहीं है। भूखंड मालिक राजकुमार अग्रवाल का रसूख इतना बड़ा है कि उन्होंने न सिर्फ अपने निजी प्लॉट पर 13 केबिन लगाते हुए व्यवसायीकरण कर दिया है, बल्कि नगर निगम की नालियों पर भी अतिक्रमण करते हुए सीसी फर्श बना दी है, जिसकी शिकायत भी निगम तक पहुंच चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आसपास नो वेंडिंग जोन होने के कारण राजकुमार अग्रवाल ने अपने भूखंड को ही वेंडिंग जोन बना दिया है, जिसकी कोई स्वीकृति फिलहाल नहीं मिली है। क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के लिए जब हमने स्थानीय पार्षद राजकुमारी गन्ना से बात करनी चाही तो गन्ना ने ये एरिया यूआईटी क्षेत्र में आने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि यहाँ रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, क्योंकि पार्षद ने खुद अपने घर के अंदर ही व्यवसायीकरण करते हुए चाइनीज फूड के कैबिन बना रखे हैं। जब स्थानीय पार्षद ही नियमों की अवहेलना करेंगे तो क्षेत्रवासी अपने जनप्रतिनिधि से सहायता की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। वैसे इस पूरे मामले पर भूखंड मालिक राजकुमार अग्रवाल ने इसे सब कुछ सही बताया है और अपने अधिवक्ता से बात करने के लिए कहा है। हमने जब अधिवक्ता से बात की और भूखंड पर कियोस्क संचालित करने की स्वीकृति होने की बात पूछी तो वकील साहब भी खुलकर स्वीकृति होने की बात नहीं बोल पाए। ऐसे में स्पष्ट है कि सेक्टर 14 सीए सर्कल पर सामुदायिक भवन के पास निजी भूखंड में चल रहे इस फूड कोर्ट में व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से चल रही हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने भी माना है कि बिना स्वीकृति के निजी भूखंड में फूड कोर्ट संचालित होना बिल्कुल गलत है, लेकिन यूआईटी क्षेत्र की वजह से कार्यवाही का अधिकार यूआईटी को ही है। फिर भी यदि केबिन संचालकों के पास फूड लाइसेंस और फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है तो निगम कार्रवाई करेगा। ये अभी 3-4 दिन पहले कोई संज्ञान में आया था, किसने कहा था वहाँ पर फूड कोर्ट चल रहा है भाई साहब, लेकिन हमने पता लगाया, हमने अधिकारी को भेजा तो वह यूआईटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
निश्चित रूप से अगर किसी प्लॉट के अंदर विदाउट परमिशन से अगर कोई फूड कोर्ट चला रहा है तो गलत है, 100% कार्रवाई होनी चाहिए। यूआईटी करे या नगर निगम करे, लेकिन यह क्षेत्र यूआईटी का है तो यूआईटी कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। सर, भूखंड तो यूआईटी क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन जो क्षेत्रवासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोगों की ट्रैफिक गाड़ियों का जमावड़ा वहाँ लग जाता है, न वहाँ फायर सेफ्टी डिवाइस की किसी के पास कोई उपकरण है, न उनके पास फूड लाइसेंस है। उस पर तो निगम कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? हाँ, फूड का लाइसेंस नहीं है तो मैं निश्चित रूप से मेरे अधिकारियों को कहूँगा कि भाई लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पर फूड कोर्ट कैसे चल रहा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्षेत्र यूआईटी का होने की वजह से परमिशन तो यूआईटी को देनी पड़ेगी, तो यूआईटी इस पर कार्रवाई कर सकती है। फूड लाइसेंस का जहाँ तक मामला है तो निश्चित रूप से मैं भेजूंगा, अगर लाइसेंस नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो देखा आपने सेक्टर 14 सीए सर्कल पर किस तरह से एक रसूखदार ने अपने निजी भूखंड पर वेंडिंग जोन बनाते हुए 13 केबिन लगा दिया है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक केबिन संचालक से 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट और 8 से 10,000 मासिक किराया वसूला जा रहा है। निगम को मिलने वाली आय अब रसूखदार भूखंड मालिक अपनी जेब में रख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के सुभाष नगर में भी देखने को मिला है, जहां सेवाश्रम पुलिया के पास जैन नाश्ता सेंटर और मंगल चाय घर के ठीक पीछे एक खाली पड़े भूखंड में इसी तरह का फूड कोर्ट संचालित हो रहा है और यहाँ भी किसी के पास न तो फूड लाइसेंस है और न ही फायर सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है। यहाँ तक कि नगर निगम ने भी कोई स्वीकृति नहीं दी है। इसके बावजूद शहर के रसूखदार लोग इस व्यापार को अपनाते हुए धड़ल्ले से नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जितना राजस्व भूखंड मालिक ले जाते हैं उस पर नगर निगम का हक है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद क्या यूआईटी और निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं या अवैध व्यापार के मिलीभगत का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। सुभाष नगर में भी निजी भूखंडों पर इस तरह के फूड कोर्ट काफी चल रहे हैं। हाँ, वो भी आपके अभी जो संज्ञान में आप ला रहे हो और आपने जैसा अभी कहा है, जो अपन ब्रिज उतरते हैं उसके सामने अगर कोई फूड कोर्ट चल रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मैं मेरे अधिकारियों को कहूँगा कि आप जाओ, उसका पंचनामा बनाओ और चालान बनाकर उसको रोकने की कार्रवाई करो। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। गुरुवार को शहर के कोट चौराहा क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा गठित दल ने निरीक्षण कर कोरोना गाइडलाइन कर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान सीज किए। इस कार्रवाई के दौरान आनंद जूस सेंटर, बजरंग रेस्टोरेंट व जूस सेंटर तथा दया नाश्ता सेंटर पर भीड़ होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने व मास्क का प्रयोग नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीज किया गया। अब 72 घंटों तक इनका संचालन नहीं हो पाएगा। उदयपुर न्यूज सभी व्यापारियों से अपील करता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और आने वाले ग्राहकों से भी करवाएं। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मुस्कान फाउंडेशन एवं जागृति हॉस्पिटल उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान का शुभारंभ गुरुवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा व सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़े ने किया। अभियान के तहत लगभग 200 डॉक्टर्स, अधिकारियों, सोशल एक्टिविस्ट, लेखक इत्यादि लोगों के वीडियो संदेश के द्वारा वैक्सीनेशन जागरूकता का काम किया जाएगा। जागृति हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि आज इस कोरोना महामारी से लड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता प्रतीत हो रहा है और इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको, हमको, हम सभी को मिलकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयारी करनी है। इस हेतु वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। वैक्सीन लगाने से 99% मृत्यु दर कम हो जाती है। मैं समस्त नागरिकों से अपील करूंगा कि वो आगे आएं और वैक्सीन लगाएं। जो कोरोना महामारी है, इसको काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सरकार ने अब 45 साल और 45 साल से ऊपर के सभी के लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से और जो आपके जो मुस्कान की जो पूरी टीम है जो ये पहल कर रही है, इसका मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर हमारे उदयपुर ज़िले में जितने भी व्यक्ति हैं 45 और अबव 45 ईयर्स के, इन सभी को टीका लगावें ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी डेवलप हो और वो वायरस इन्फेक्शन होने से हम बच जाएंगे। जहां वैक्सीन लगाने से जहां 100% इन्फेक्शन के चांस थे वो 10 से 12% रह जाएंगे और इस 10 से 12% में अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो माइनर इन्फेक्शन होकर रह जाएगा। कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डेथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना,
कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट: साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. अजय फर्नीचर, उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत
श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069 0294294069। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करोड़ों रुपए के लोन देने की एवज में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लाखों रुपए ठगने के मामले में विवाद में चल रही तिरुपति इन्वेस्ट सर्विस के खिलाफ मुंबई महाराष्ट्र के एक और पीड़ित ने उदयपुर पुलिस की शरण ली है। दरअसल महाराष्ट्र निवासी शशिकांत गवाड़े ने बताया कि उसने वेबसाइट पर तिरुपति इन्वेस्ट के कई तरह के लोन देखकर संपर्क किया और उदयपुर हेड ऑफिस में मुलाकात की, जहां पर कंपनी के चेयरमैन देवानंद वरदानी और उसके साथियों ने DSA देने की बात कही और 6 महीने में 200 करोड़ लोन का टारगेट किया। जिसके बाद मार्च 2018 से जुलाई 2018 तक शशिकांत ने करोड़ों के लोन की 9 फाइलें दी, जिसकी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कंपनी ने करीब 19 लाख रुपए वसूल किए। उसके बाद से शशिकांत लगातार कंपनी के कर्मचारियों से बात कर रहा है, लेकिन न तो अभी तक लोन दिया गया है और न ही उसके पैसे लौटाए गए हैं। इससे परेशान होकर पीड़ित ने SP को गुहार लगाई, जिसके बाद तिरुपति इन्वेस्ट के नाम पर पूर्व में चल रहे मामलों में ही शशिकांत गवाड़े के परिवार को सम्मिलित पत्रावली में शामिल कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। इधर तिरुपति सर्विसेज ने बिग बाजार न्यू फतेहपुरा स्थित कार्यालय बंद कर दिया। वहीं अनुसंधान अधिकारी कंवरलाल का कहना है कि जांच की जा रही है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही पीड़ितों को कंपनी द्वारा पैसे लौटाए गए। आपको बता दें कि तिरुपति इन्वेस्ट सर्विस के खिलाफ आसाम के रतंडे, हैदराबाद के पालोजू, श्रीनिवासाचार्य और यूपी जौनपुर के प्रेम प्रकाश गुप्ता ने पिछली 10 फरवरी को एडिशनल SP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा को परिवाद दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद परेशान प्रार्थियों ने SP डॉक्टर राजीव प्रचार से मुलाकात की, जिसके बाद SP के आदेश पर जांच अधिकारी कंवरलाल ने आसाम निवासी रतंडे की रिपोर्ट को दर्ज किया है और तीनों ही पीड़ितों के बयान लिए। मैं नासिक से हूँ। मेरा ये तिरुपति इन्वेस्ट फाइनेंस जो सर्विस कंपनी है, उनका मेरे को DSA दिया था और DSA देने के बाद में उन्होंने मेरे से पैसा लिया 25-30 लाख रुपए लेके उन्होंने मेरा ये किया और मेरे को अभी पैसा ही नहीं दे रहा और उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है। ऑफिस बंद करके मेरा पैसा नहीं दे रहे, कुछ नहीं है और मैंने अभी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है और अभी इन सबको गिरफ्तार होके उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो जाए। ये मेरा सितंबर महीने में पैसा दिया 2018 में। उदयपुर में मैं कम से कम 2018 से चक्कर लगा रहा हूँ। पुलिस अभी कार्रवाई करने का ये किया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन वो कार्रवाई करने का उन्होंने अनुमोदन दिया है। तिरुपति वाले बोले कि अब वो 5,000-10,000 रुपये देने के लिए रेडी है, तो वो लेके मैं क्या करूँ? वो 5,000-10,000 रुपये दे रहे थे, बस उसका ही। गुलाब बाग नाम सुनते ही जहन में आता है एक ऐसा बाग जहां पर भरपूर हरियाली और खूब पेड़ होंगे, मतलब अच्छी ऑक्सीजन पाने के लिए सबसे सुगम जगह। जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों पेड़ पौधों वाले इस बाग में पतझड़ के मौसम में सूखा तो होगा ही, और कभी कोई चिंगारी इन सूखे पत्तों तक पहुंच गई तो आग लगना भी लाजमी है। लेकिन बुधवार शाम को जो हुआ वह आज तक कभी नहीं देखा गया था। दूर दूर तक उठते धुएं के गुबार, गुलाब बाग के काफी बड़े भूभाग पर विकराल होती आग और पूरे इलाके में गूंजती दमकलों के सायरन की आवाज। इस इलाके में हर खासोआम के जहन में यही बात गूंज रही थी कि गुलाब बाग में आग कैसे लग सकती है। आग से ज्यादा वेग से इलाके में इसकी बात जो पहुंची थी। निगम की टीमें करीब 7:30 बजे आग बुझाने में लगी। रात 10:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया, जबकि उठते धुएं पर काबू रात 2 बजे पाया गया। आपको बता दें कि निगम में ही बहुत सी बावड़ियां हैं जहां से आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन आपाधापी के चलते किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया और बाहर से पानी लाकर आग बुझाने की जद्दोजहद चलती रही।
बाद में पहुंचे उप महापौर पारस सिंघवी ने गुलाब बाग की एक बावड़ी से मोटर लगवाकर फायर ब्रिगेड को भरा और आग बुझाने की व्यवस्था अंदर से ही करवाई। और शाम को गुलाब बाग में एक बड़ी आग लगी। इस आग लगने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और नगर निगम को बड़ी मशक्कत के बाद आज गुरुवार सुबह तक ही आग बुझाई गई। अभी हम इस समय खड़े हैं गुलाब बाग की उस जगह पर जहाँ पर कल शाम को करीब 6 बजे बाद आग ने अपना विकराल रूप लेना शुरू किया और काफ़ी देर तक बड़े एरिया में आग जलती रही, जिससे यहाँ पर काफ़ी वनस्पति को नुकसान हुआ है, काफ़ी पेड़ पौधे जल चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गुलाब बाग का काफ़ी जो सूखे पत्ते होते हैं उनको यहाँ ला के डंपिंग किया जाता है और उन पत्तों में किसी ने ये तो आग लगा दी या राह चलते किसी ने आग उसमें बीड़ी सिगरेट डाल दी या हो सकता है गर्मी के कारण भी आग पकड़ ली हो, लेकिन इसके कारण काफ़ी वनस्पति को नुकसान हुआ है और नगर निगम को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि रात को करीब 10 से 12 गाड़ियाँ रात भर चलती रही और आज सुबह जाके आग बुझेगी। अभी भी इस समय भी नगर निगम की गाड़ी जो है कि आग बुझा रही है। हमारे साथ अभी इस समय खड़े हैं यहाँ पर एक जितेंद्र सिंह जी जो काजू भाई के नाम से फेमस भी है और उनसे पूछेंगे कि वो क्या यहाँ के क्षेत्र के उनके आसपास होटल भी है, क्या लगता है आपको आग किसने लगाई या अपना आप लगी, कितना नुकसान हुआ होगा? सर नुकसान तो बहुत हुआ है। कई छोटे मोटे कीट पतंगे इन झाड़ियों में मर गए हैं। हो सकता है वो कितने पक्षियों का वापस भोजन था वो एक हिसाब से पर्यावरण के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो रात को जो आग लगी है, आग लगने के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड को मैंने फ़ोन किया था। उसके बाद में हमारे उप महापौर जी पारस जी से मैंने फ़ोन किया था कि भाई साहब यहाँ ऐसी आग लग गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। समय पर उप महापौर जी भी पहुँच गए और अन्य लोग भी पहुँचे और उन्होंने कार्रवाई करके रात को 10-12 एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड बुला कर इस आग पर काबू पाने की कोशिश करी, मगर फिर भी आज सवेरे तक ये आग जलती रही। नगर निगम प्रशासन या जो भी गुलाब बाग के ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आपने जो जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर जो अवरोधक खड़े कर रखे उन बैरिकेटिंग को हटा दिया जाए और कम से कम उन मार्गों से हटा दिया जाए जहाँ पे रेस्क्यू वाहन आ सके, पुलिस गश्ती वाहन आ सके, ऐसी आप व्यवस्था करें। अभी अगर रात को होता है तो जितनी देर हमें इस आग बुझाने में लगी, अगर हमारे यहाँ बैरिकेटिंग नहीं होता तो जहाँ आग लगी उससे मात्र 100 मीटर की दूरी के ऊपर वाटर पॉइंट है गुलाब बाग फिल्टर प्लांट के बाहर बार जाके यहाँ से पानी लाया जा सकता था, मगर हमें शहर में सभी जगह चक्कर लगाने पड़े। ये निवेदन है कि आप बैरिकेटिंग हटावें। और दूसरा जब आपने गुलाब बाग की सिक्योरिटी के लिए आपने इतने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, आज हमारे हॉस्पिटल में हमारे जाते बीड़ी सिगरेट गुटखा चेक किया जाता है और वहीं रखवा लिया जाता है। गुलाब बाग गेट के अंदर घुसने वाले या जो भी आते हैं उनके जेब में से बीड़ी सिगरेट तो निकलवा लो आप। इतनी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स की, ये हमारा निवेदन है। काजू भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ जो पेड़ पौधे जो हैं काफ़ी वनस्पति है, सूखे पत्ते या डंपिंग यहाँ पर किया जाता है, कब से किया जा रहा है? ये सर काफ़ी टाइम से इस गली के अंदर जो पहले यहाँ डंपिंग नहीं होती थी, किसी प्रकार की नहीं होती थी। आमेटा साहब के ज़माने में जो गुलाब बाग के सुपरिटेंडेंट होते थे उनके ज़माने में एक निर्धारित जगह थी, वहीं सारे पत्ते को डंपिंग किया जाता था, वहीं से वो खाद बनकर वापस जितने लॉन और बगीचे हैं उन सब में वही खाद काम में ली जाती थी। मगर उनके जाने के बाद में खड्डे को पाट दिया गया है और वो आज की तारीख में वो अस्तित्व में नहीं है। इसलिए अभी जहाँ ये डंपिंग कर रखा है, खुले में इस ढंग से पत्तों का ढेर लगाकर और इससे डंपिंग होना तो आए दिन खतरा तो बना ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा जितेंद्र सिंह जी ने कि यहाँ पर जो सूखे पत्ते उसके कारण यहाँ पर रात को आग पकड़ी और आग ने बहुत बड़ा विकराल रूप लिया और काफ़ी वनस्पति भी जल चुकी है और यही नहीं काफ़ी जीव जंतु भी इसमें मरे ही हैं। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि जो सूखे पत्ते हैं उसको व्यवस्थित रूप से कहीं ऐसी जगह डंपिंग करें जहाँ पर अभी कोई आग लगे तो बड़ा खतरा नहीं हो। उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल वसीटा। कल सायंकाल की बात थी, गुलाब बाग के अंदर करीबन 6:30-7 बजे की बात होगी। किसी मन चले व्यक्ति अगर ने कोई बीड़ी सिगरेट का या कोई टोसा अगर सूखे पत्ते में फेंक दिया होगा, जिससे वहाँ पर कोई आग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बढ़ती हुई 7 बजे करीबन पता लगा तो मेरे पास राजू जी है जो अपने जगदीश चौक पर रहते हैं, उनका जगन्नाथ यात्रा वाले उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा पारजी भाई साहब समोर बाग के सामने आग लग गई है। उसके पश्चात हमारे ललित जी सिमाली है, दिनेश जी सिमाली भाई, उनका भी फ़ोन आया। मैंने कहा भाई साहब मैंने गाड़ियाँ भिजवा दी है, 15-20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। 20 मिनट में गाड़ी दमकल वहाँ पर पहुँच गई और उस समय वो आग सूखे पत्ते के होने की वजह से बहुत ज़्यादा फैल गई और इतनी फैली कि जो बहुत ही दृश्य खराब था।
आग पिछले 10-15 सालों से लगती है। गुलाबाग के अंदर पहली बार आग लगी हो ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी मोटी आग लगती है, हम दमकल भेजते हैं और उसको बुझा देते हैं। लेकिन आग बहुत ज़्यादा फैल गई और उसके पश्चात तो फिर हमारी 4 से 5 गाड़ियाँ लगी। मैं भी करीबन 8 सवा 8 बजे पहुँच गया और हमारे उद्यान समिति के अध्यक्ष महेश जी भी पहुँच गए, भरत जी जोशी भी पहुँच गए और उसके पहले हमारे जो पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी भी वहाँ पर पहुँचे। हमने आग पर रात को करीबन 10 सवा 10 बजे काबू पाया, लेकिन जो एक ढेर बने हुए थे उसके नीचे वो आग बहुत ज़्यादा घुस गई थी, उसकी वजह से धुआं बंद नहीं हो रहा था। तो करीबन रात को 2:20 तक मैं 1 बजे तक वहीं था और 2:20 पर मेरे पास फ़ोन आया मेरे कर्मचारी का कि भाई साहब अब पूरी तरह से वैसा धुआं बंद हो चुका है और अब हम घर जाए क्या। तो करीबन 2:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला। सवेरे वापस पता लगा कि कुछ धुआं वापस निकल रहा है, तो अभी वर्तमान में भी एक दमकल वहाँ पर लगाई है, कर्मचारी लगाए हैं, हमारे जेसीबी रात को भी लगी, अभी भी लगी है। हमारे अधिकारी राकेश जी और लखन जी बैरवा भी रात को वहाँ पर मौके पर आ गए थे और पूर्ण तरह से काबू पा लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जेसीबी के द्वारा जगह जगह पर जो वाटिकाएँ बनी हुई है अलग अलग स्थानों पर, वहाँ पर खड्डे खोद कर उन पत्तों को उस खड्डे में डालने के बाद उस पर पानी डाल देंगे, जिससे वह खाद का रूप भी ले लेगी और कभी भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं हो। ये काम करने का सूखे पत्ते पूरे गुलाबाग के अंदर एकत्रित है। पत्ते इतने एकत्रित हो जाते हैं कि उसको बाहर कहाँ ले जाएंगे, तो उसको हम इसलिए एकत्रित करते हैं कि उसके ऊपर अगर बरसात आती है या उसके ऊपर पानी की बौछार हो जाती है तो वह खाद का रूप ले लेती है। उसके ऊपर अब मिट्टी डालना है, वो खाद हो जाता है और खाद गुलाबाग के अंदर काम आता है। इसलिए कोई पहली बार एकत्रित किए वो ऐसा नहीं है। अभी आप पूरे गुलाबाग में घूमोगे, चाहे वो किकरवाड़ी हो, चाहे वो गुलाब वाटिका हो, चाहे वो हाथी वाले गेट से अपन जाते हैं, कहीं पर भी जाओगे आपको सूखे पत्ते के ढेर मिल जाएंगे, क्योंकि गुलाबाग इतना बड़ा है तो सूखे पत्ते होते हैं और एकत्रित जनरल वे में करते हैं। कोई ऐसा कोई बैड इंटेंशन से या अच्छे कोई इंटेंशन से नहीं किया गया, इसलिए किया। बावड़ी भी से काफी गुलाबाग में है, लेकिन बैरिकेड होने से वो बावड़ी से पानी ला नहीं सके। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं था। मैं गया तो मैंने कहा भाई ये कि गाड़ियों में आने में इतनी देर क्यों हो रही है पानी लाने में, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम ये गाड़ी फतेह स्कूल के सामने के पास में से पानी ला रही है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ चलो। मैं अधिकारी को साथ में ले गया, तुरंत चाबी मंगवाई मैंने और चाबी खोली और वहीं पर एक हो गया और उसके बाद थोड़ी स्पीड से पानी लाने का काम हो गया। 2 स्थान हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। एक तो बना ही इसी के लिए था, पहले हमारी गाड़ियाँ जो फायर की थी वो वहीं से पानी पड़ती थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी और मतलब धाबड़ दुबड़ के अंदर जैसे कहते हैं ना, तो बाहर से पानी ला रहे थे। मैंने गया और फिर उसके बाद रात को 2 बजे तक वहीं से पानी लाया और वहीं से काम हुआ, कोई आपत्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध में ब्लैक पेपर जारी किया गया। इस ब्लैक पेपर विमोचन में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मोर्चे के प्रदेश महामंत्री इकराम कुरैशी, जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन घाटीवाला, आईटी संभाग प्रभारी सलीम हुसैन, अख्तर अली सिद्दीकी, फारूक शेख सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी का कहना था कि बीते 2.5 सालों में कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों के हक को छीना है, इसी वजह से ब्लैक पेपर का विमोचन किया गया है। अब इसे हम जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार के कुठाराघात को जग जाहिर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संख्यक मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन घाटीवाला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया एवं हमारे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक साहब के निर्देश अनुसार पिछले तकरीबन 2.5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जो अल्पसंख्यक को हितों का हनन किया, उसके खिलाफ हमने जो ब्लैक पेपर का विमोचन किया, वो हमारे माननीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा के नेतृत्व में उनके साथ रह के हमारे मोर्चे के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ विमोचन किया। और हम लोगों ने, जिसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री इकराम कुरैशी जी, हमारे मोर्चा के वरिष्ठ सिद्दीकी साहब, सलीम हुसैन और हम लोगों ने विमोचन कर इसका विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के चलते एक बार जहां पूरी दुनिया में फिर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कोरोना वैक्सीन को लगाने के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास देश भर के सभी राज्यों में किए जा रहे हैं। उदयपुर जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सजगता लाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सामाजिक संस्थाएं और संगठन भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए आमजन को प्रेरित भी कर रहे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के मामले में उदयपुर प्रदेश में 3रे नंबर पर आया है। इसी कड़ी में फतेहनगर पालिका क्षेत्र के सनवाड़ में भी वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ा है।
यहाँ की सामाजिक संस्थाएं सभी कस्बे वासियों को न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही हैं, बल्कि टीका लगने के बाद जितने समय तक उन्हें टीकाकरण स्थल पर रखा जा रहा है, तब तक की तीमारदारी में भी लगी रहती है। मैडम, अभी जो ये टीका लगाया है, वापस दोबारा कितने दिनों बाद लगाना है? ये 28 दिन का प्रोटोकॉल है, पर अभी 56 दिन में लगाना है। 56 दिन के अंदर अंदर लगवा सकते हैं दोबारा, दूसरी डोज में। कोरोना महामारी एक बार फिर पूरे देश को जकड़ रही है, वहीं वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी जोरों से चल रही है। इधर राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए राज्य सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन गांव-गांव में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने वाले शिक्षकों को अभी भी ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है। शिक्षकों द्वारा समझाने के बावजूद भी उम्रदराज महिलाएं वैक्सीनेशन को नकार रही हैं। उदयपुर जिले का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें टीकाकरण को लेकर विरोध किया जा रहा है एवं शिक्षकों को धमकाया भी जा रहा है। हालांकि शिक्षकों की जगह सर्वे के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी जाना चाहिए और वैक्सीनेशन के फायदे बताते हुए टीकाकरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। देखिए इस वीडियो में किस तरह एक उम्रदराज महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर दिख रहा है। नहीं दूंगी, अपनी मर्जी देवाओ तो ठीक, नहीं दूंगी, मानती वे नाम कहिए मंदा ताव से दे दे नाम सर बेरिया टीका नाम ही मार नहीं बताऊं। अरे बाबा मार तो नाम में नहीं होते था कि फैमिली ने मन दो ही मती बोले सरकार वाला। अरे ये बाबा कौन दे हर कोई नाम पे नवरी बात नहीं करनी, दो आप आपके के लिए। हां तब कोरोना रो हाँ ऊपर ढूंढो तो का बाड़ो बात करो जे तो बात करो मोदेर नहीं वे तो कोरोना रा टीको सबरे लागी मंती कोरोना नहीं वे अब करने भी है कोरोना नहीं तो मोर तो मन नहीं से हमको नहीं जीवनो तो पसे है कि तन पिया दिन लगा बैठनो पड़ी कोरोना बढ़ने जाए ना मैं आर्टिस्ट दे रही है ये काटियो हां मम्मी थोड़े मां नाम तो जमना है जमना हां ये कोरोना लेकिन लगावणो क्यों नहीं घायड़ा गोमम पूरा से माता परमिट जानता पूरा राजस्थान में लगाड़े रही है बस ये कंट्रोल में देखो अतरा मनक दे रही है कंट्रोल में देखो कंट्रोल वालों ने पालन करना चाहिए और किला आवे को मीना ने खाते बड़े ले ले नालो गाड़ना पड़ी वो हमें एड्रेस दे रही है। उदयपुर के फील्ड क्लब पर विश्वकर्मा प्रीमियर लीग आयोजित हो रही है। इस लीग में पूरे जिले के सुधार समाज के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आईपीएल की तर्ज पर समाज की ओर से वीपीएल टूर्नामेंट रखा गया है। ये 6 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसका समापन 11 अप्रैल को होगा। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया है। सेमीफाइनल 10 अप्रैल को होंगे, जबकि फाइनल 11 अप्रैल को रखा गया है। वहीं विजेता टीम को 21,000 और उप विजेता टीम को 11,000 नकद देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक ऑनर को 3-3 खिलाड़ी आइटम के रूप में दिए गए हैं। बाकी खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया। उसके बाद 8 टीमें बनी। बाद में 4-4 टीमों में 2 ग्रुप बनाए गए हैं। इस अवसर पर बंश सुथार और हर्षल सुथार ने बताया कि कोविड की गाइडलाइंस की पालना के साथ मैच खेले जा रहे हैं। खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। इस फॉर्मेट को हमने आईपीएल के अकॉर्डिंग किया है। पहली बार सुधार समाज में हुआ है। इससे पहले सारी बैठकों की टीम आती थी और सारा अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग खेलते थे और इस वाले को हमने आईपीएल के अकॉर्डिंग किया है। इस वाले टूर्नामेंट को जिसमें 120 खिलाड़ियों का सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके अंदर पर प्रत्येक ओनर को 3-3 खिलाड़ी आइकन के रूप में दिए गए। उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग प्लेयर थे उन सब का ऑक्शन कराया गया। उस ऑक्शन के अकॉर्डिंग 8 टीमें बनी और आगे ये मैचेस जो है वो आईपीएल के हिसाब से कराया गया, जिसमें 4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों ग्रुप की 2 टॉप टीम्स जो होगी वो सेमीफाइनल खेलेगी और 11 तारीख को फाइनल मैच। हम लोगों में अभी समाज का वीपीएल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें हमने पूरा फॉर्मेट जो है वो आईपीएल के तौर पे रखा हुआ है। 8 टीम भाग ले रही है इसमें। पूरे उदयपुर ज़िले के सारे जो भी सुधार हैं ना उसमें भाग ले रहे हैं और इसमें ये 6 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा टूर्नामेंट पूरा। सेमीफाइनल फाइनल 10 को और 11 को है। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि सारे मैच यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा रिस्पांस है सबका। हमारे ऑनर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, दर्शक भी बहुत अच्छे हैं
और हम लोग पूरा प्रॉपर गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कोविड चल रहा है, उसको भी हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कि थोड़ा सा सावधानी बरतें उसके लिए। विजेता टीम के लिए किस तरह विजेता टीम और रनरअप टीम को, विजेता टीम 21,000 रुपये प्राइज़ है इसमें, और रनरअप टीम के लिए 11,000 प्राइज़ रखा है हमने। मैन ऑफ द मैच, पर मैन ऑफ द मैच 500 रुपीज़ पर मैन ऑफ द मैच है, और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट गेंदबाज और फील्डर के लिए 2100 रुपये रखे हुए हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सेक्टर 14 और सुभाष नगर में देखते ही देखते खड़े हो गए अवैध फूड कोर्ट। न व्यावसायिक परमिशन, न फूड लाइसेंस, न ही फायर सेफ्टी सिस्टम, नतमस्तक यूआईटी और निगम। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आना होगा आगे। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है सर्वे करने गए शिक्षकों का विरोध। गुलाबबाग की आग बेकाबू होने के पीछे फायर ब्रिगेड कर्मियों की आपाधापी। अंदर की बावड़ियों से ही ले सकती थी पानी। उप महापौर के जाने के बाद निकला रास्ता। और उदयपुर के तिरुपति कंपनी में मायानगरी मुंबई के लोगों के साथ की लाखों की ठगी। लोन दिलाने की एवज में ऐंठते थे पैसे। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।